ओके, तो कल हमने किया था लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। ठीक है, तो आज हम करते हैं थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स पर, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन जो एक टाइप के हिसाब से समझाता हूँ मैं आपको ताकि इजी हो जाए। हम न्यूमेरिकल्स, अगर हमें मिल जाए न्यूमेरिकल्स या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो ट्रिकी हो, ट्रिकी मतलब जो सबसे पहली है टाइप 1, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको देखने में लगेगा कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा करने में, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो हम इसे बड़े ही कम टाइम में इसे सोल्व कर लेंगे। टाइप 1 वो न्यूमेरिकल होंगे जिसमें आपको एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दी होगी। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप, ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप। ऐसी टाइप के अंदर क्या होगा, आपको ना जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे, जैसे आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे। जो बात मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते रहना। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे, ठीक है, आपको एक स्क्वायर दे दे, स्क्वायर दे दे, या आपको एक पेंटागन दे दे, या हेक्सागन दे दे। हेक्सागन ले लेते हैं यहाँ पे अपना। या फिर आपको कोई रिंग दे दे। आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि ये जो सारी मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं ये रेगुलर सिमेट्री है। रेगुलर सिमेट्री उनको बोलते हैं जिसमें साइड्स इक्वल हो। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है। साइड को अगर मैं एल बोल दूं तो तीनों साइड एल एल हो जाएगी, और एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है, 60 डिग्री। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी साइड्स एल हुए हैं और एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। ये हेक्सागन है, हेक्सागन में सारी साइड्स एल हैं, एंगल कितना है, 120 डिग्री। और ये सर्कल है, सर्कल के अंदर अपने को रेडियस पता होना चाहिए। तो ये चीजें जो है मेरे किस कौन सी शेप में आ जाती है, सिमेट्रिकल शेप में। अब इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है ना उनको बड़े ध्यान से सुनो जो मैं बात बता रहा हूँ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल किस तरह के बन सकते हैं। आपको बोला जा सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर चार्जेस रखा हुआ है। ये चार्जेस सेम है। तो टाइप 1 के अंदर भी ए पार्ट क्या है, ऑल चार्जेस आर सेम। यानी अगर ये भी क्यू है तो ये ऊपर वाला भी क्यू होगा और ये भी क्यू होगा। आप क्या देख रहे हो, भी तीनों चार्ज सेम है और सेम पोलैरिटी के। अगर ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का है, और ये लास्ट वाला भी इसका है, प्लस का है। इस केस में आपसे सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, इफ ऑल चार्जेस आर सेम, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी जीरो। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर आप कोई स्टूडेंट सोचता है भी ऐसा होगा क्यों, तो उसका देखो रीजन है। रीजन ये है कि ये जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तीनों जो चार्जेस हैं, ये तीनों चार्जेस क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट पर मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ तो उसे रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज पार्टिकल इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस तरफ रिपेल करेगा।
क्योंकि तीनों चार्जेस सेम है रिपेल करने वाले, और सेंटर से तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इसीलिए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। तो ये जो फोर्सेस लगाएंगे वो एग्जैक्टली इक्वल लगाएंगे, सो दैट इनका रिजल्टेंट जो है वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। रिजल्टेंट हम निकालेंगे जब इसका रिजल्टेंट 0 आएगा, लेकिन अभी के लिए ये ट्रिक है इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ऐसा ही अगर स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पर, चारों कॉर्नर पर इक्वल चार्ज रखा है, चाहे पॉजिटिव रखा हो चाहे नेगेटिव रखा हो, होने सेम पोलैरिटी के चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड के चाहिए। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, 0। हेक्सागन है, सभी पर सेम चार्ज रखा है, सपोज करो माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू मतलब कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, -2 कूलम। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, सॉरी 0। एक रिंग दे दिया, इस पूरी रिंग के ऊपर चार्ज है, सिमेट्रिकली यूनिफॉर्मली फैला हुआ चार्ज है, ये मेटल की रिंग है, इस पूरी रिंग पर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड है। तो ये केस तो हमने रिंग वाले केस में किया भी था, जो मैंने बताया था कि एक्सिस पर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसकी, तो इसके सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्लियर है ये पॉइंट। तो ऐसी कुछ शेप मिले, सारे वर्टिसेस पर, सारे कॉर्नर्स पर इक्वल चार्ज सेम पोलैरिटी का रखा हो, तो सेंटर पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, 0 बनेगी। यह है अपना टाइप 1 का न्यूमेरिकल, इसे सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिल सकता है, आपको बोल देंगे कि एक आपके पास स्क्वायर है, इसके जो कॉर्नर्स हैं इस पे -5 कूलम, -5 कूलम, -5 कूलम और -5 कूलम चार्ज रखा हुआ है। बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कितना आंसर आएगा, 0। इसको और किस तरीके से पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना पूछ करके आपको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस पे अगर मैं कोई कैपिटल क्यू चार्ज रख देता हूँ, तो हमें ये पूछा जा सकता है कि फोर्स बताओ, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज कितनी होगी। तो हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, जिस चार्ज पर फोर्स देख रहे हैं वो चार्ज मल्टीप्लाई बाय वहां उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अब क्यू पर हम पे फोर्स पूछी जा रही है, क्यू सेंटर पे रखा हुआ है और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। तो यानी इस क्यू पॉइंट पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। तो दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है, या उस पॉइंट पर कोई चार्ज पार्टिकल रख के पूछा जा सकता है उस पर कितनी फोर्स लगेगी। आपको पता दिख रहा है कि एक सिमेट्रिकल शेप है, सभी कॉर्नर्स पर सेम इक्वल चार्ज रखा हुआ है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड या कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 1 का न्यूमेरिकल। अब टाइप 2 का न्यूमेरिकल देखो क्या है। टाइप 2 न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड है, वो कैसे, जैसे मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लूं, जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, एंगल भी इक्वल है, लेकिन इस केस में अब थोड़ा सा ना हम इसमें चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर तो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन इस तीसरे वर्टिसेस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तीसरे कॉर्नर पर कोई भी चार्ज नहीं है। उस केस में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी। तो ये पहले वाला जो केस था उससे अलग केस हो गया, क्योंकि इसके एक कॉर्नर पर चार्ज नहीं रखा हुआ। ऐसे केस में आप क्या करोगे, थोड़ा सा हम अगर माइंड लगाएं तो हम इस प्रॉब्लम को ना चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं अपने जो भी मेरा क्वेश्चन पेपर होगा, मैं उसके अंदर या अपनी शीट के अंदर रफ वाले पेज पर क्या करूंगा, इस डायग्राम को बनाऊंगा। दो तरफ तो मेरे को चार्ज दिया ही हुआ है, थर्ड वर्टिसेस पर 0 चार्ज है ना, चार्ज है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे प्लस क्यू और माइनस क्यू लिख सकता हूँ। अभी भी देखो नेट चार्ज तो तीसरे वर्टिस पर 0 ही है, प्लस क्यू माइनस क्यू 0 ही बनेगा। ये लिखने का तरीका है, अभी भी हमारे अकॉर्डिंग तीसरे वर्टिस पर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। लेकिन अगर इसे टाइप 1 वाली प्रॉब्लम से कंपेयर करें तो आपको एक चीज समझने को मिलेगी कि ये जो तीन चार्ज है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, इनकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, 0। तो
जो सेंटर पे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से रह जाएगी, -q चार्ज की वजह से रह जाएगी। तो आपके लिए ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, जैसे हमें ये वाली प्रॉब्लम ना दे करके ये प्रॉब्लम दी हुई है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पर एक ही चार्ज है, वो है -q, बस दो चार्ज नहीं है, एक ही चार्ज। बोलो क्लियर हुआ ये पॉइंट? सर हाँ जी बोलो। सर सेकंड वाला पॉइंट रिपीट करियो। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो आपको ना तीनों वर्टिसेस पर जैसे ट्रायंगल लिया है तो एक वर्टिस पर चार्ज नहीं दिया होगा, दो पर दे रखे हैं। अगर ये स्क्वायर होगा तो उसके स्क्वायर के तीन वर्टिस पर चार्ज दे रखा होगा, एक पर नहीं दे रखा होगा। जैसे प्लस -q, फोर्थ पर नहीं दे रखा, फोर्थ पर कह दिया जीरो चार्ज है, यानी एक पर कम चार्ज होगा, बाकी सब जगह चार्ज होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमने उस प्रॉब्लम को ऐसे सपोज करना है कि जिस जहां पर चार्ज नहीं रखा हुआ वहां हम पॉजिटिव और नेगेटिव, जितना पॉजिटिव दूसरे कॉर्नर्स पर पड़ा था उतना ही पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव चार्ज एज्यूम कर लेंगे। देखो ये दोनों मिलके नेट चार्ज तो जीरो ही बना रहे हैं ना, तो ये तो लिखने का तरीका हो गया। अभी जीरो चार्ज को मैं +q -q लिख रहा हूँ, नेट चार्ज कितना बन रहा है तीसरे वर्टेक्स पर, जीरो ही बन रहा है। लेकिन अब इसे टाइप 1 से कंपेयर करो। टाइप 1 ये कहती थी कि अगर तीनों कॉर्नर पर सेम चार्ज रखा हुआ है तो उनकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है, जीरो। तो ये +q और +q की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसकी वजह से रह जाएगी, -q की वजह से रह जाएगी। अब ये -q की वजह से हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या लगा देंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/4πε0 q/r, जहां r हो जाएगा यहां से लेके इसके बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे आप। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो उस पॉइंट पर अवे आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवार्ड्स आएगी। तो आप ये देखोगे सेंटर से इस वर्टिस के टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। हमारा काम क्या इजी हो गया। कुछ बच्चे क्या करते, इस पर रिजल्टेंट निकालते इस तरह, पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालते, रिजल्टेंट निकालते। तो कैलकुलेशन होती टफ, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते पहले, फिर उसकी वजह से उनका रिजल्टेंट निकालना, तीन चार फॉर्मूला लगाने पड़ते। मैंने क्या किया, मैंने इस प्रॉब्लम को एक चार्ज वाली प्रॉब्लम में मॉडिफाई कर दिया और सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्शन मेरे को पता चल ही रहा है ऊपर की तरफ आ रही है। तो देखो ये रिजल्टेंट हमारा बन गया। अब मेन मुद्दे की बात क्या है, देखो इसको लेके टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ये जो टाइप 2 है, टाइप 2 में समझने वाली बात यह है कि अगर एक वर्टिस पर एक कॉर्नर पर चार्ज नहीं रखा होगा तो आप उसी पर पॉजिटिव नेगेटिव एज्यूम कर लोगे और उसे टाइप 1 के साथ कंपेयर करके सॉल्व कर लोगे, बस इतनी सी बात है। इससे हमारा क्या होगा, टाइम बच जाएगा। ज्यादा चांस ये टाइप 1 जैसे क्वेश्चन आने के होते हैं, एमसीक्यू जब क्वेश्चन आते हैं, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसके अंदर इस तरह के आ जाते हैं पजल करने के लिए कि इस तरह की एक प्रॉब्लम है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर की जगह एक रेक्टेंगल भी बन सकता है। अगर सेम चार्ज रखे हुए हैं तो रेक्टेंगल के ऊपर भी ये फिनोमेना लगा सकते हो आप ऐसे। उसमें होगा क्या, उसमें जो आमने सामने वाले चार्ज हैं, जैसे यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है +q और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है +q, तो ये दोनों चार्ज जो है सेंटर को रिपेल करेंगे। ये वाला इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला इस तरफ रिपेल करेगा। दोनों ही चार्ज सेम है और सेंटर से सेम डिस्टेंस पर रखे हैं, तो दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, 0। तो ये रेक्टेंगल पर भी हम लगा सकते हैं। दो माने हैं मैंने, यहाँ चार हूँ तो चार भी ले सकते हो, उस केस में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, 0 बनेगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे। ओके, अब कुछ और ट्रिक हैं, वो हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट और जीरो पोटेंशियल, पहले हम न्यूट्रल पॉइंट्स को कर रहे हैं। न्यूट्रल पॉइंट्स, न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो न्यूट्रल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाए। तो आप लिख सकते हो अ पॉइंट
where resultant electric field is 0। जैसे मैं अगर बात करूं ये पीछे वाली प्रॉब्लम्स में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर तीनों कॉर्नर पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये कैसा पॉइंट हो जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट। स्केयर का सेंट्रल पॉइंट कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट। हेक्सागन का सेंटर वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट। एक रिंग के सेंटर वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट। तो ये तो सिमेट्रिकल शेप्स थी। अगर सिमेट्रिकल शेप ना हो तो क्या होगा? तो इसका डिफरेंट डिफरेंट केस है। इसमें सबसे पहला केस है न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू a system of two like point charges। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? न्यूट्रल पॉइंट हमें ऐसे सिस्टम की वजह से निकालना है जिसमें दो पॉइंट चार्ज हैं और वो दोनों क्या है? लाइक, यानी दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों क्या है? नेगेटिव। इस प्रॉब्लम को समझो। एक्चुअल में हमें क्या दिया जा रहा है? हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में ये डिस्टेंस है r। जो पहले वाला चार्ज है इसकी इसकी वैल्यू है q1, और दूसरा वाला जो चार्ज है इसकी वैल्यू है q2। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस मान लिए, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं r। तो अब ये होगा क्या? देखो, पहले तो इसको एक चीज को समझो। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है दोनों की, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पर ही न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। न्यूट्रल पॉइंट, अगर दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों क्या है? इक्वल चार्जेस है, तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों पॉइंट चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी में कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये सपोज करो ये वह है न्यूट्रल पॉइंट। ये Q1 से R1 डिस्टेंस दूर है और Q2 से R2 डिस्टेंस दूर है। इसके अलावा वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आ जाता है, टू लाइक चार्जेस का न्यूट्रल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? आप कहोगे इन बिटवीन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। मतलब ना तो वो लेफ्ट हैंड साइड में कर सकता है न्यूट्रल पॉइंट, ना राइट हैंड साइड में, ना कहीं ऊपर ना कहीं नीचे। वो पॉइंट इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल कहीं, बिल्कुल बीच में नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ दोनों की जो लाइन ज्वाइन, दोनों को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, उस लाइन पर कहीं हो। पहली बात ये क्लियर हुई। तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, इन दिस केस न्यूट्रल पॉइंट is obtained at an internal point along the line joining of two charges। सबसे पहला तो ये हमें नोट कर लेना पॉइंट। अब दूसरी बात आ जाती है कि ठीक है दोनों चार्जेस के बीच में कहीं ये न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलेगा, लेकिन ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसकी पोजीशन क्या होगी? Q1 से या Q2 से कितनी दूर ये होगा? तो पोजीशन का सिंपल शॉर्ट एक तो तरीका क्या है, अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रख सकते तो आप क्या करो, Q1 की वजह से जो एंड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसे Q2 की वजह से जो आएगी दोनों को इक्वल रख दो। क्या करोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 को किसके इक्वल रख देना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। क्या क्या हो जाएगी वैल्यू? Q1 की वजह से कितनी हो जाएगी? K Q1 डिवाइड बाय
R1 स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। सभी को समझ में आया? तो अगर हम इसे यहाँ पर हम R2 को देखो, R2 की R1 प्लस R2 किसके इक्वल है? R के इक्वल है। तो अगर हम ये वाली रिलेशन इसमें यूज कर ले तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन आपने क्या ध्यान में रखना है, आप सिंपल वैल्यू को ध्यान में रखोगे। यहाँ पे R1 की वैल्यू, इसको सोल्व करके, इसी इक्वेशन को सोल्व करके बनेगी इक्वेशन, वैल्यू बनेगी R डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस 1 एंड R2 इज इक्वल टू R डिवाइड बाय Q1 डिवाइड बाय Q2 प्लस 1। तो ये वैल्यूज हैं R1 और R2 की, इसको आपने ध्यान में रखना है। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में बोलूँ तो जल्दी से मेरे को न्यूमेरिकल करके दिखा देना इसका। ये वैल्यूज नोट कर लो। देखो R1 जब करेंगे तो R डिवाइड बाय Q2 डिवाइड बाय Q1 का अंडर रूट है, R2 निकालेंगे जब Q1 डिवाइड बाय Q2 का अंडर रूट। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है भी सर ये वैल्यूज याद नहीं रहेगी, तो ये ऊपर वाला स्टेप याद रख लो, ये वाला। इसको यहाँ पे R2 को R माइनस R1 निकाल कर रख के सोल्व कर लेना, R1 की वैल्यू यही बनेगी आपके पास। तो ये है न्यूट्रल पॉइंट फॉर ड्यू टू टू लाइक पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल देखो इस तरह से बन सकता है, नोट कर लो, सोल्व करके देख लेना। मैं आपको 2 पॉइंट चार्ज दे रहा हूँ, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस दे देता हूँ मैं आपको। चार्ज की वैल्यू है, एक तो है +2 कूलम, एक है +3 कूलम। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, या चलो थोड़ी ज्यादा कर देते हैं, 5 मीटर कर देते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर। ठीक है, आपने न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। और एक चीज ये भी देखना कि वो न्यूट्रल पॉइंट कौन से चार्ज के पास एग्जिस्ट करेगा, कम वैल्यू वाले चार्ज के पास एग्जिस्ट करेगा या ज्यादा वैल्यू वाले चार्ज के पास एग्जिस्ट करेगा। कहीं आएगा ना, जैसे मान लो वो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आ जाता है, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल वो यहाँ से तो आ जाता है 2 मीटर और इस इधर वाली साइड से आ जाता है वो 3 मीटर। तो यानी वो न्यूट्रल पॉइंट ज्यादा किसके पास एग्जिस्ट कर रहा है, कम चार्ज के पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां से आप एक चीज भी नोट कर सकते हो कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हमेशा कौन सी चार्ज के टुवार्ड्स लाई करता है, कौन से चार्ज के टुवार्ड्स लाई करेगा, जो वैल्यू कम हो, कम हुई। कम वैल्यू के टुवार्ड्स लाई करेगा। तो ये हैबिट आपने ना बनानी है। अब मैं ऐसे कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर आपको देता हूँ और कोई कंसेप्ट में आपको कराता हूँ, तो उसमें से जितनी चीजें आप निकाल सकते हो निकाल लिया करो। काफी कुछ तो मैं बता देता हूँ, लेकिन कोई चीज अगर मैं नहीं बता पाता, क्वेश्चन यही आ जाए एग्जाम में, न्यूट्रल पॉइंट अगर हम निकाल रहे हैं टू लाइक चार्जेस सिस्टम की वजह से, तो न्यूट्रल पॉइंट कौन से चार्ज के पास एग्जिस्ट करेगा, कम वैल्यू वाले चार्ज के पास या ज्यादा वैल्यू वाले चार्ज के पास? वो कम वैल्यू वाले चार्ज के पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस, न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू लाइक पॉइंट चार्जेस। अब सेकंड केस देखो, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सिस्टम ड्यू टू टू अनलाइक। न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक पॉइंट चार्जेस। सर कम के साथ एग्जिस्ट करेगा। हाँ, कम के पास एग्जिस्ट करेगा। न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट, ये तो एक एक्टिविटी मैंने दी है ना, इस एक्टिविटी को करना है आपने, इसको सोल्व करना है। फॉर्मूला अपने पास पीछे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू निकाल लोगे। इधर वाला आपके लिए R1 होगा, इधर वाला आपके लिए R2 होगा। आप ये देख लेना R1 और R2 में से कौन कम आ रहा है।
जो कम आ रहा है, अगर R1 कम आ गया इसका मतलब Q1 के पास एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, और Q1 तो कम है। अगर R2 कम आ गया तो इसका मतलब Q2 के पास एग्जिस्ट कर रही है। जो भी रिजल्ट निकले उसे इस वाले पॉइंट से वेरीफाई करके देख लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक पॉइंट चार्जेस। तो अब प्रॉब्लम है आपके पास, दो चार्ज सिस्टम दिए हैं आपको, एक ये चार्ज दे दिया, एक और चार्ज दे दिया, लेकिन ये दोनों अनलाइक है। अनलाइक का मतलब है इनकी वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है अब, लेकिन अब इनका जो साइन है वो भी अलग अलग है। तो ये सपोज करो Q1, ये सपोज करो Q2। हम मान लेते हैं कि इनमें से कोई एक नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये मान लो ये वाला चार्ज है वो नेगेटिव है, Q1 नेगेटिव है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज करो R है। इसके अंदर जो न्यूट्रल पॉइंट है वो बाहर कहीं लाई करेगा, यानी दोनों की सेंटर लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान से सुनो मैं दोबारा क्या कह रहा हूं। जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, इस लाइन पर नहीं लाई करेगा, इस लाइन से बाहर, बट अलोंग द लाइन ही करेगा। इसका मतलब वो कहीं बाहर, यानी यहां लाई कर सकता है ऐसे, यहां पर लाई कर सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट। डायग्राम को ध्यान से देखो तो क्या समझ में आ रहा है कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों के बीच में नहीं लाई कर रहा, लेकिन वो जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है ना, उसी लाइन पर, उसी लाइन को आगे बढ़ाकर उसी लाइन पर एग्जिस्ट करेगा, ऐसे नहीं कहीं ऊपर नीचे कहीं भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसे वर्डिंग में लिख लेते हैं। इन दिस केस न्यूट्रल पॉइंट lies at an external point along the line along the line joining। समझ में आया, लाइन ज्वाइनिंग ही है, उसी लाइन को आगे बढ़ा दिया गया तो सेम लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं। अब इस केस में आपने क्या समझना है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो अब ये दोनों चार्ज में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, बात यहाँ हो रही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड में से कम मैग्नीट्यूड किसका है। मैंने क्या लिखा है, इफ मॉडुलस ऑफ Q1 इज लेस देन Q2, मतलब सपोज करो ये होता -3 कूलम और ये होता +5 कूलम, तो आप ये देखते भी 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, आपको दिखता 5 बड़ा है। अब ऐसे नहीं बोलोगे कि सर -3, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे मैं कह दूं +2 कूलम है, तो बताना मॉडुलस ऑफ -3 बड़ा है या मॉडुलस ऑफ 2 बड़ा है, कौन बड़ा है। ये Q1 है मेरे लिए और ये -3 ये वाला बड़ा हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब होता है निशान को छोड़ दो, प्लस माइनस वाले को, सिर्फ नंबर को देखो, तो नंबर तो 3 बड़ा है ना। तो इस कंडीशन में मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार साइन को छोड़ के, प्लस माइनस को छोड़ के आपने ये देखना है कि दोनों में से नंबर किसका बड़ा है। तो मैंने मान लिया कि Q1 छोटा है और Q2 बड़ा है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो Q1 वाली साइड में एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देन पीछे वाला केस ही होगा जैसे पीछे वाला केस था, देन न्यूट्रल पॉइंट will be obtained on the side of Q। ठीक है, पीछे मैंने आपको एक एक्टिविटी करके समझाया है कि वैसे करके देखना, यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट नोट करवा दिया है। अब बात आ जाती है जिधर छोटा, जिधर छोटा हो उधर एग्जिस्ट करेगा। हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, साइन को नहीं छोड़ना, साइन को नहीं देखना है। जैसे सपोज करो ये -3 कूलम होता और ये +2 कूलम होता, तो वो एंड पॉइंट इधर लाई करता, इधर। अगर ये -2 कूलम है और ये +3 कूलम होता, तो 3 और 2 में 2 छोटा है, तो फिर वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एडजस्ट करता है।
जिसका नंबर छोटा होगा न्यूट्रल पॉइंट उसकी साइड में ही बाहर की तरफ एग्जिस्ट करेगा। अब बात आ जाती है अभी ये डिस्टेंस कितनी होगी, Q1 से कितनी दूर होगा। सपोज करो मैंने कह दिया अभी Q1 से L डिस्टेंस दूर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो R थी, तो ये जो L पॉइंट है इसकी वैल्यू होगी R डिवाइड बाय Q2 डिवाइड बाय Q1, इसका स्क्वायर रूट है -1। -1 पर स्क्वायर रूट नहीं है, ध्यान रखना, Q2 डिवाइड बाय Q1 पर है। पीछे भी ऐसे ही लिखा था ना हमने फॉर्मूला, उस पर भी ध्यान रखना। +1 पर नहीं है, Q2 डिवाइड बाय Q1 और Q1 डिवाइड बाय Q2 पर है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट जल्दबाजी में नोट करता है, पूरे पर ही रूट लगा देता है, तो जो फॉर्मूला लिखा जाता है उसको ध्यान से देखा करो किसके ऊपर स्क्वायर रूट है और किसके ऊपर नहीं है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट का फॉर टू अनलाइक चार्जेस। ये एग्जाम में ना क्वेश्चन आपके पास जब आते हैं तो ये फ्री का ही नंबर है, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में है तो वो ऐसे लिख देगा कि यहाँ पर जैसे आपको लिख दे -3 कूलम चार्ज, यहाँ पे लिख दे +5 कूलम चार्ज, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। नोट कर लो इस न्यूमेरिकल को। तो एल न्यूट्रल पॉइंट आपने फाइंड करना है कितना होगा, कितनी दूर होगा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, मैं तो रैंडम डाटा दे रहा हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं ना तो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड डाटा होता है। देखो उसका डाटा ऐसे मिलता है, जैसे कह देंगे ये जो, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, इसमें जो मेजर गलती करते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना इसमें Q2 डिवाइड बाई Q1 वो साइन के अकॉर्डिंग मत पुट कर देना, यहाँ पे उठा के Q1 की वैल्यू -3 पुट कर दो ना, अकेली 3 पुट करनी है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म को पुट कर दोगे तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। मैं आपको इसको थोड़ा सा ना इजी करके देता हूँ प्रॉब्लम को। आप एक प्रॉब्लम ये नोट करो, ये वाला जो चार्ज है माइनस वाला ये है -8 कूलम और दूसरे वाला है +2 कूलम, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। ठीक है, अगर और इजी बनाना है तो 2 मीटर की जगह आप ऐसे करो 3 मीटर करो। सर ये 2 मीटर ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 3 मीटर ਲੈ ਰਹੇ ਆ ये हाँ r ਦੀ वैल्यू है ना, स्मॉल r हाँ, ਦੀ। ये आर की वैल्यू है, ये आर दोनों चार्जेस के बीच की वैल्यू आर। आपने एल फाइंड करके देखना है कितना होगा, और ये भी पता लगाना है कि वो -8 कूलम के पास लाई कर रहा है या +2 कूलम के पास लाई कर रहा है। पहले तो आंसर दो, किसके पास लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा या राइट हैंड साइड में लाई करेगा, बताओ। सर -8 लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। राइट हैंड साइड में लाई करेगा, मैंने यही तो राइट बताया। साइड। सर दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका कम है, 8 कम है या कम 2, वाले की तरफ। ओके 2 कम है ना, तो जो कम है उसकी तरफ लाई करेगा। ये दोनों तरफ मॉडुलस लगा हुआ है, देखो मॉडुलस का मतलब होता है साइन को छोड़ दो एक बार, सिर्फ वैल्यूज को देखो। इसके बाद नेक्स्ट है जीरो, ये मीटिंग खत्म हो जाए ना तो रीजॉइन कर लेना, ठीक है। इसके बाद है, ये तो हो गया न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट के 2 ही केस बनते हैं। अब तीसरी जो अलग केस है वो है जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल यानी वो पॉइंट निकालो जहां पोटेंशियल जीरो है। पीछे हमने क्या कौन से पॉइंट निकाले हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जीरो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इसके अंदर कुछ एक तो पॉइंट है, पहले हमको नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि मान लो दो चार्ज पार्टिकल जो आपको दिए हुए हैं वो दोनों ना सिमिलर चार्ज है। सिमिलर मतलब एक जैसे चार्जेस है, Q1 और Q2, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज करो R है। कुछ पॉइंट्स हम क्या नोट कर रहे हैं यहाँ पर, हमें इन दोनों की वजह से वो पॉइंट निकालना है जहां पोटेंशियल जीरो बन जाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इफ बोथ चार्जेस आर लाइक चार्जेस then
the resultant potential is not zero at any finite. क्या लिखा है मैंने कि अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हो गए, ये भी +2 कूलम है और दूसरा भी प्लस का ही है, +3 कूलम 4 कूलम, लेकिन दोनों प्लस के या दोनों माइनस के हैं, -2 कूलम -3 कूलम, तो कहीं भी चले जाना आपको जीरो पोटेंशियल नहीं मिलेगा। इस केस में जीरो पोटेंशियल सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलेगा, वो मिलेगा इनफाइनाइट पॉइंट पर, बहुत ज्यादा दूर। फाइनाइट दायरे के अंदर जीरो पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है दोनों अनइक्वल और अनलाइक चार्जेस हो। इफ द चार्जेस if the charges are unequal and unlike, तब उस केस में जो जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट है वो एक क्लोज कर्व बनाएगा। ठीक है, अब ये मीटिंग ऑफ होने वाली है, इसलिए आगे मैं नहीं लिख रहा, दोबारा लिखना पड़ेगा मेरे को। अगर दोनों ही चार्जेस अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है, कोई भी मान लो प्लस का और कोई भी मान लो माइनस का, तो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट आपको ये जीरो पोटेंशियल का पॉइंट मिलेगा, एक नहीं काफी सारे मिलेंगे। और जब उन सभी पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो एक वो कर्व बन जाएगा। कर्व मतलब जैसे सर्कल या एलिप्स, ऐसी शेप बनाएगा। तो ये मीटिंग अभी ऑफ हो जाएगी दोबारा। ओके, तो सेकंड पॉइंट हम क्या कर रहे थे, दोबारा से लिख देता हूँ। सेकंड पॉइंट में हम कर रहे थे जीरो पोटेंशियल का पॉइंट। जीरो पोटेंशियल में सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इफ द चार्जेस आर अनइक्वल एंड अनलाइक। अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव है। देन all such points where resultant potential is zero lies on a closed curve, lies on a closed curve, क्लोज कर्व पर लाई करें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज उधर और एक नेगेटिव चार्ज मैंने ले लिया, अनइक्वल होने चाहिए। मेन कंडीशन क्या है, अनइक्वल। जैसे एक -2 है और एक +3 कूलम है, तो इनकी वजह से जो भी पॉइंट्स जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, जैसे एक तो इन दोनों के कहीं बीच में भी हो सकता है, फिर एक इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं एक कर्व जैसे बन रहे हैं, एक क्लोज कर्व बनाएंगे। ये पॉइंट्स जहां जहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, क्योंकि अभी हम कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहे कि अगर दो अनलाइक चार्जेस हो, अनइक्वल हो, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल जीरो वाला जो लोकस है वो कैसा लोकस होगा, वो क्लोज कर्व बनाने वाला लोकस होगा। तीसरा पॉइंट है along the line joining, along the line joining the two charges two such point exist। पहले से नोट कर लो, फिर मैं इसे समझा देता हूँ।
one lies inside and one lies outside. The charges on the line joint. On the line joining the charges both points lie nearer the small charge. देखो मैंने लिखा है कि अगर ये ऊपर वाला एक तो पॉइंट हो गया कि जो अगर अनइक्वल है और अनलाइक है तो वो एक कर्व बनाएंगे। अब सेकंड है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं, दोनों पॉइंट्स जो हैं, इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग है इस पर दो पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, इस पर दो पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। एक अंदर होगा, ये देखो लिखा है टू सच पॉइंट्स एग्जिस्ट, वन लाइज इनसाइड, एक अंदर होगा और एक कहाँ होगा, बाहर होगा। ध्यान क्या रखना, ध्यान बस ये रखना कि ये अंदर और बाहर उसी पॉइंट के होंगे जो पॉइंट कम चार्ज वाला है। ठीक है, एक मिनट से नोट। ठीक है, जो स्मॉलर होगा उसके पास ही पॉइंट जो है वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। लाइन ज्वाइनिंग पर दो ही पॉइंट होंगे, एक अंदर होगा और एक बाहर होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया था, बाकी जो पॉइंट्स है वो क्या बना देंगे, क्लोज कर्व बना देंगे। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, इनसाइड वाले पॉइंट और आउटसाइड वाले पॉइंट दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये इस साइड में मैं और बना, ठीक है। तो ये चार्जेस है, ये सपोज करो Q1 चार्ज है, ये चार्ज है Q2। हम मान के चल रहे हैं कि Q1 इज लेस देन Q2, और Q1 इज लेस देन Q2 का मतलब इसके इसके मैग्नीट्यूड को देखना है, सिर्फ साइन को नहीं देखना। तो इन साइड जो पॉइंट लाई करेगा वो सपोज करो यहाँ पर लाई करेगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज करो इनिशियली R थी, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये इधर अंदर ये R1 है। ठीक है, और ये जो पॉइंट बाहर की तरफ है जहां पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट को मैं R2 पॉइंट बोल दूँ, L बोल दो, जैसे भी मर्जी है आपकी, जो पॉइंट मर्जी बोल दो। डायग्राम में दिखा दिया अभी R1 और R2 क्या है। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले इनसाइड वाला पॉइंट की वैल्यू कितनी दूर होगा दोनों से, इनसाइड वाला पॉइंट, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे R1 की वैल्यू होगी, जैसे पीछे दो फॉर्मूला किए ना सेम वैसे ही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। Q2 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस 1। अब इस पे स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, इनसाइड वाला पॉइंट। और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए R2 की वैल्यू हो जाएगी R डिवाइड बाई Q2
माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 -1। एक्सटर्नल वाले में माइनस ही आता है, जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखवाए हैं उसमें भी एक एक्सटर्नल पॉइंट निकाला था, उसमें देख लेना माइनस ही आएगा। इंटरनल वाले में प्लस आता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर नोट सर ਇਹਦਾ रूट नहीं आंदा? नहीं, ये पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल के पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल 0 है, तो इस पर रूट नहीं ओके आता, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो ना तो KQ बाय डिवाइड बाय R होता है उसमें। तो जब R की वैल्यू आप निकालोगे तो Q पर स्क्वायर रूट क्यों आएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं तो उसमें यस सर। R स्क्वायर होता है। तो वहां से जब हम R की वैल्यू निकालते हैं तो Q पर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। तो डिटेल में अगर फॉर्मूला को थोड़ा सा एनालाइज करो ना तो आप इसको सही चेक कर सकते हो। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, ये एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था और उन्होंने देखो ऑप्शन इस तरह से बना रखी थी। उन्होंने पूछा था एक्सटर्नल पॉइंट बताओ, और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए उन्होंने रिजल्ट ये लिखे हुए थे, जैसे एक लिखा हुआ था R डिवाइड बाई Q2 डिवाइड बाई Q1 +1। बी ऑप्शन उन्होंने बना रखी थी R1 इजिकल टू R डिवाइड बाई Q1 डिवाइड बाई Q2 +1। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्वेश्चन था, सी बना रखा था उन्होंने R1 इजिकल टू R डिवाइड बाई Q2 डिवाइड बाई Q1 का स्क्वायर रूट +1। और डी ऑप्शन बना रखी थी R1 इजिकल टू R डिवाइड बाई Q2 डिवाइड बाई Q1 -1। अब अच्छी बात पता क्या थी, जिसने भी ऑप्शन सेट किए थे वो ये देखना चाहता था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बच्चे का कितना है। इन सारी ऑप्शन में से जिस बच्चे को ये पता था ना भी एक्सटर्नल वाले पॉइंट में तो माइनस आता है, उसको दिमाग पे थोड़ा सा भी प्रेशर डालने की जरूरत नहीं थी, वो देख के ही बता देता इसका डी आंसर आएगा। अब चाहे उसको ये ध्यान में रहा कि Q2 बाई Q1 था या Q1 बाई Q2 था, चाहे नहीं रहा, उसने देखा तीन ऑप्शन में प्लस आ रहा है, जबकि एक्सटर्नल वाले पॉइंट चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटर्नल पॉइंट हो चाहे वो पोटेंशियल का एक्सटर्नल पॉइंट हो, उसके लिए हमेशा फॉर्मूला में क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ऑप्शन टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने का भी एक तरीका होता है। इसमें करने का तरीका ये होता है कि याद सिर्फ आपको 50% ही रखना है, बाकी 50% बस आपको इतनी कैपेबिलिटी गेन कर लेनी है कि चार ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन को चेक पता लगा सको। तो बहुत ही कम लोड में, बहुत ही कम मेमोरी में आप बहुत अच्छा पेपर कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी रनिंग में मत पढ़ो, जब भी किसी फॉर्मूला को पढ़ो तो उसे डीपली एनालाइज करो, ट्रिक बना लो। खुद के ट्रिक भी तो होते हैं, कुछ बच्चे खुद के ट्रिक बनाते हैं भी, ये फॉर्मूला ऐसा है, इसमें ये चीज मैं ध्यान में रखूंगा। जैसे मैंने बताया अभी जो चार्ज कम होगा, चार्ज पार्टिकल उसके पास एग्जिस्ट करेगा। अगर ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाता, कह देते ये जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, Q1 की वैल्यू जो है वो है +1 कूलम, Q2 की वैल्यू जो है वो है -5 कूलम, तो मेरे को पूछते भी ये जो नियरर पॉइंट है Q1 से वो कितनी दूर होगा। इसकी ऑप्शन कुछ इस तरह से बना दें, जैसे 2, जैसे मान लो ऐसे बना दे 3 मीटर होगा Q1 से, ठीक है, 2 मीटर होगा, 4 मीटर होगा, या फिर बाहर लाई करेगा, समझ गए, कहीं भी कुछ भी मतलब, ठीक है, या ऐसे कह दे 2.5 मीटर। तो मेरे को पता है कि Q1 की वैल्यू कम है, तो इसकी वैल्यू जो नियरर पॉइंट है यानी कि R1 जो है इंटरनल पॉइंट, उसकी वैल्यू हाफ से भी कम आएगी, हाफ से भी कम आएगी। तो इन तीनों में हाफ से भी कम रिजल्ट कौन है, 2 मीटर है। उसका आंसर सिंपल मैं जज करके भी निकाल सकता हूँ, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो ट्रिक्स हैं वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में प्रैक्टिस करते जाओगे, बार बार इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो माइंड में ये सेट हो जाएंगे। सर मास्टर कैडर में तो नहीं आएंगे ये? नहीं आ सकता है, मास्टर कैडर में क्यों नहीं आ सकता, मास्टर कैडर के अंदर इस तरह से आ सकते हैं ये क्वेश्चन, जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में ना आए लेकिन थियोरेटिकल फॉर्म में आ जाएंगे कि दो पॉइंट जो है वो सेम है, टू चार्जेस जो है वो क्या है, इक्वल चार्जेस हैं, तो उनका वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा जहां पोटेंशियल 0 हो जाए। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि फाइनाइट रेंज में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा पॉइंट, अगर दोनों सेम सिमिलर चार्जेस हैं, प्लस पॉजिटिव है ये दोनों या नेगेटिव है, तो जीरो पोटेंशियल कहाँ लाई करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लाई करेगा। तो मास्टर कैडर में बस ये डिफरेंस है, मास्टर कैडर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थियोरेटिकल फॉर्म में पूछ लेते हैं, और जो ये बच्चे +2 वाले हैं जो वेटनरी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं, फॉर्मूला पूछ लेते हैं या इनका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देके रिजल्ट निकालने को कह देते हैं, रिजल्ट निकाल के देखो।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इतना काम है ही नहीं फिजिक्स में, तो फिजिक्स तो बहुत आसान है। थोड़ा सा आप जब देखते हो ना नई नई चीजों को, थोड़ा सा डरने लग जाते हो। मेरे हिसाब से देखिए ना, तो एक बार स्टार्टिंग में लेंथ ही लगता है काम, फिर बाद में यही चीजें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, अनदर चैप्टर में यही चीजें आती हैं। तब पता चलता है कोई ज्यादा काम ही नहीं है, ज्यादा लेंथ की कोई प्रोसेस ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अभी तक देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, हमने पोटेंशियल पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सिंपली होता है वर्क डन, पोटेंशियल तो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो जो वर्क डन होता है ना, ध्यान है ना, पोटेंशियल क्या होता था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये जो वर्क डन होता है ना, एक्चुअल में यही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एक तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह से आपने कभी पढ़ी होगी, ध्यान होगी, वो अब हमें अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, कि पोटेंशियल एनर्जी होती है कि आप किसी चार्ज पार्टिकल को, जो यूनिट नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, उसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा के किसी चार्ज पार्टिकल की विजिनिटी में ले आओ विदाउट एक्सेलरेशन, तो जो वर्क डन आपने उसे किया है लाने के लिए, वही क्या होती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप ना एक कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझ लो, अभी जो मैं बता रहा हूँ, तो आप ना बहुत कुछ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड समझ जाओगे, और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। देखो जब भी वर्क होता है, वर्क वर्क ना दो तरीके से होता है। एक तो होता है स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है धक्के से करना। एक होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप काम हो जाना। स्टिमुलेट का मतलब होता है जैसे कि फर्श पर रखी हुई चीज को ऊपर उठाना, अपने आप थोड़ी उठ जाएगी, उठाना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस वर्क कैसे होते हैं? कोई चीज ऊपर रखी थी, उसको छोड़ दिया तो वो अपने आप नीचे आ गई। जब वर्क आपको करना पड़े तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ध्यान में रखना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और जब वर्क अपने आप हो जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। रिलीज हो जाएगी। ये दो कंसेप्ट अगर आपको दिमाग में आपके बैठ जाते हैं, तो आप कोई भी सिस्टम का कैसा भी हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी से डील करना सीख जाओगे। जब आपको लगे कि वर्क मेरे को करना पड़ेगा, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या हो रही है? स्टोर हो रही है, क्योंकि जो आप वर्क कर रहे हो वो सिस्टम में स्टोर हो रहा है। जब आपको लगे कि वर्क अपने आप हो रहा है, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम करते हैं, अपने कंसेप्ट पर आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैट में कैसे पड़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले तो हम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, यूनिट वगैरह करने की जरूरत है, लिखवाने की जरूरत नहीं लगती मेरे को। एनर्जी, सभी एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जूल होते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर और डायमेंशन आप इसकी बना सकते हो। जल्दी से कोई मेरे को बताएगा इसकी डायमेंशन क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, ये ध्यान में रखना। यूनिट भी सेम होते हैं किसी भी तरह की एनर्जी हो। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, सभी एनर्जी के यूनिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जूल होते हैं। मेरे को पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन बताओ क्या होगा? ml2 t-2। क्या बताया? ml2 t-2। t-2, ये बताया। हाँ जी। और किसी को कुछ लगता हो अब इससे अलग हो? ये डायमेंशन मैंने वर्क की तो नोट करवाई थी, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 2-3 लेक्चर पहले ही करवाई थी। यही होती है। देखो फोर्स की तो याद होगी ना, m1l1t-2। अगर इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क बन जाता है। तो क्या डायमेंशन बन जाएगी? m1l1t-2,
L1 L2 T माइनस। थोड़ी सी याददाश्त को बढ़ाओ अपने, ठीक है। जो काम एक बार हो जाए उसे माइंड में बिठा लो, उसे भूलना नहीं है। अगर भूल रहे हो तो रिवीजन की कमी है, बार बार रिवीजन करो उसको। तो सबसे पहला पॉइंट मैं करवा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। कैसे निकाल, देखो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। इन दो, ये दोनों ना आपस में रुके हुए हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे से दूर दूर नहीं भाग रहे हैं, एक सिस्टम बना लिया इन्होंने। सिस्टम का मतलब होता है ये दोनों यहीं पर रुके हुए हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R। तो माइंडली क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है। अब कुछ बच्चे तो सिस्टम नाम से ही घबरा जाएंगे। सिस्टम का मतलब है भी वैसे ये दो चार्जेस को मैं कंबाइनली एक सिस्टम बोल रहा हूँ। तो अगर इन दोनों चार्जेस को पास पास लाके रखा गया है तो मैंने वर्क किया होगा। जो मैंने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर है। मेरे से पूछा गया है कि वो वर्क कितना किया था आपने, या पूछा जा सकता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो आपका वर्क आपने किया था वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो स्टोर हुआ है वो कितनी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R। तो दो पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही सिंपल है। क्लियर। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे। अगर मान लो 3 पॉइंट चार्ज होते तो क्या होता, 4। सर पीछे करियो, स्क्रीनशॉट लेना है। ये वाली स्लाइड। हाँ जी हो गया सर। अब मान लो 3 हो, 3 पॉइंट चार्जेस। अगर ये वाला पॉइंट समझ जाते हो आप तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी न्यूमेरिकल आप गलत नहीं करते। आपको बोल दिया गया कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं 3 पॉइंट चार्जेस मिलकर। वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मान लेता हूँ, जिसकी साइड की जो वैल्यू है वो कितनी है, L है। आपको बोला गया कि ये तीनों आपस में अब एक ही जगह फिक्स बैठे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर ली, एक सिस्टम बना लिया, एक पूरा सिस्टम बन गया, ठीक है। आपसे पूछा गया अभी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी। जब भी आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है ना तो एक्चुअल में मैंने जो भी पीछे कंसेप्ट बताया बस ये सोचो भी इसे बनाने में वर्क कितना किया होगा। तो इसे निकालने का तरीका क्या है, पहले आप सपोज करो हमारे पास एक खाली जगह थी, एक खाली जगह थी। इस खाली जगह में मैं पहले इस ऊपर वाले चार्ज पार्टिकल को लेके आया, इस चार्ज पार्टिकल को लेके आया, तो मैं उठा के यहाँ पर ले आया। बताओ मेरे को वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। मैं इनफाइनाइट पोजीशन से उठा के इसे यहाँ लेके आया, यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं था, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो पहले चार्ज को लाने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसको कोई रिपेल करने वाला थोड़ी है यहाँ पर। इसको मैं विदाउट एक्सेलरेशन इनफाइनाइट पॉइंट से उठा के यहाँ लेके आया हूँ, तो मेरे को कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। ओके है। अब मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल उठा के लेके आ रहा हूँ इनफाइनाइट पॉइंट से यहाँ पर, तो आप क्या महसूस करोगे कि जब सर दूसरा पॉइंट चार्ज हम उठा के ला रहे होंगे ना, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला ना उसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो अपने को ना फोर्स लगानी पड़ेगी उसको उठा के यहाँ पर लाने के लिए। तो जब मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल उठा के लाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। वो वर्क करना पड़ा या वो कितना उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L डिवाइड, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं, सिर्फ डिस्टेंस डिवाइड बाय L। दूसरे चार्ज पार्टिकल को उठाने के लिए मेरे को इतना वर्क करना पड़ा। अब मैं तीसरे चार्ज पार्टिकल को जब उठा के लाऊंगा इंफिनिटी से और यहाँ ला के रखूंगा, तो इसको दो पार्टिकल रिपेल कर रहे होंगे, एक ये ऊपर वाला चार्ज पार्टिकल और एक ये नीचे वाला चार्ज पार्टिकल। तो ऊपर वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से कितनी रिपल्शन लगेगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, के
Q डिवाइड बाय L, और नीचे वाले इस वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी इस पर, K Q डिवाइड बाय L। तो ये जो है ये क्या बन जाएगी, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसे आप, मैंने तो Q की फॉर्म में समझा दिया, आप इसे Q1 Q2 और Q3 की फॉर्म में कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बन जाएगा, Q1 Q2 Q3 की फॉर्म में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, फिर आज की क्लास यहीं ऑफ करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है। आपने मेरे को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बताना है न्यूमेरिकल फॉर्म पे, न्यूमेरिकल डाटा दे रहा हूँ मैं आपको। वो जो चार्जेस है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, वैल्यू है 3 कूलम 3 कूलम 3 कूलम, और ये सारे एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर प्लेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, जिसकी साइड कितनी है 1 मीटर। मेरे को पोटेंशियल एनर्जी बताओ सिस्टम की कितनी है, शाबाश बताओ। K। यस सर, 27 K। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला पहले तो देखो, फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा ध्यान से बताऊं तो इसको अगर मैं Q1 मान लूं, इसको Q2 मान लूं और इसे Q3 मान लूं, तो उसकी फॉर्म में आप सभी को फॉर्मूला पता है। तो माइंड में क्या लेके आए, जब पहला चार्ज पार्टिकल लेके आए तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, दूसरा लेके आए तो कितना वर्क करना पड़ा, K 3 × 3 डिवाइड बाय डिस्टेंस, प्लस जब तीसरा चार्ज पार्टिकल लेके आए तो पहले वाले के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा, K 3 × 3 डिवाइड बाय डिस्टेंस, प्लस इसके अगेंस्ट कितना करना पड़ा, K 3 × 3 डिवाइड बाय। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव चार्ज होता तो वो माइनस आ जाता प्लस की जगह, बस माइनस में पुट करते ना, -3 पुट करते तो वो आगे आ जाता, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस की जगह नेगेटिव हो जाती है। तो ये कितना बन गया, 9 + 9 + 9 27 K। लेकिन ऑप्शन में ये ना मिला और ऑप्शन में मिल गया इस तरह से, तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ क्या है, 9 है, मल्टीप्लाई करके हम देख लें। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालने को कहा जा सकता है। टेंशन मत लो, ट्रायंगल तक या दो पार्टिकल या ट्रायंगल तक की बोल सकते हैं। वैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो हम एक स्फीयर की भी निकाल सकते हैं। एक स्फीयर के चार्जेस रखे हुए हैं, ये आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, कोई बच्चा ट्राई कर लेना। इस पे -3 +3 -3 और +3 चार्जेस रखे हुए हैं कूलम में। स्क्वायर की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालनी है, इसको कल डिस्कस करेंगे, नोट कर लो। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हमें निकालनी है, सभी निकाल के देख लेंगे।